First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the transport of gases. Before going to start, first revise our previous class content. हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर में. सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वेलाई. एल्वुलर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज किया जाता है एल्वुलाई की, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू रिलीज हो रहे हैं ना. इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं. ये उनके हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं, वो किस हैबिटेट पे रह रहे हैं. इसलिए मॉडिफाइड और मोर जैसे जैसे मूव करते हैं हम हायर क्लास की तरफ या फाइलम की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और एडवांस होते जा रहे हैं, मॉडिफाइड होते जा रहे हैं. नाउ सबसे प्रिमिटिव टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रोटोजोन में जो कैरिड आउट होता है प्लाज्मा लेमा से. देन जैसे हम मूव करते हैं तो पोरीफेरन सिलेंट होल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. नाउ इन एनिलिडा स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. इन ऑर्थोपोडा थोड़ा एडवांस देखने को मिलता है. टेरेस्ट्रियल अगर ऑर्थोपोड्स हैं तो वहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होंगे, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना. अगर जो गिल्स हैं, अगर एक्वेटिक है तो वहाँ पे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा. देन इसके बाद अगर वर्टिब्रेट्स में मूव करते हैं तो फिशेस में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. एम्फीबिया में अगर फ्रॉग है तो वहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज स्किन के थ्रू. देन अगर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन. एंड फिर इसके बाद मूव करते हैं रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल, इन सभी में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. नाउ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. स्टेप्स में सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द टिश्यू सेल्स. देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क करते हैं. अगर प्रेशर ग्रेडियंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और लंग एल्वेलाई में कम है तो फिर ज़्यादा से कम की तरफ जो एयर है वो मूव कर जाएंगे लंग्स में, एल्वेलाई में. अब जिसके एक कह सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है. डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर की तरफ एयर आता है. देन जब रिलैक्स करते हैं डायफ्राम तो बाहर की तरफ एयर चले जाते हैं. जहाँ पे लंग की एल्वेलाई में जब प्रेशर इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे. तो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आते हैं ना. इसके बाद कुछ जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ थी कि कितने अमाउंट में हम एयर ले सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो उन सबों को कैलकुलेट किया गया बाय टाइडल वॉल्यूम, बाय रेसिडुअल वॉल्यूम, बाय expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, and capacities, inspiratory capacities, expiratory capacity, functional lung volume and total lung capacity. तो ये डिफरेंट वे में डिस्कस किया गया कि कितने अमाउंट में हम एयर को अंदर एल्वेलाई के अंदर ले सकते हैं. इसके बाद ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्वेलाई में कैसे एक्सचेंज और गैसेस हो रहा था और लंग में कैसे, टिश्यू में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. तो ये डिफरेंट सेम यहाँ पे भी जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो mmHg में हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लंग में अगर इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर प्रेशर ग्रेडियंट कम रहता है 104 और एटमॉस्फेयर में 159 mmHg प्रेशर होता है, तो कम से ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाएंगे एयर. अब जब डिफ्यूज़ कर जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन ट्रांसपोर्ट इन पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में एंटर कर जाते हैं. देन लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स तक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. अब यहाँ पे सेकेंड डिफ्यूज़न टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होगा. टिश्यू सेल्स में ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो कम है, लो है, तो वहाँ पे फिर से ब्लड में ज़्यादा है 95 mmHg और 95 से 40 mmHg की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है 45 mmHg, वहीं ब्लड में 40 mmHg है तो 45 से 40 की तरफ मूव कर जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. नाउ अब इस क्लास में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे.
ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या है? सिंपली ट्रांसपोर्ट करना डिफ्यूज़न, क्योंकि एल्वोलाई में डिफ्यूज़न कैरिड आउट हो गया है, अब हमें डिफ्यूज़न हो चुका है एल्वोलाई में, सभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आरबीसी से बाइंड कर चुके हैं, अब इनका ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है, और सबसे पहले ट्रांसपोर्ट दोनों गैसों का होगा, सिर्फ ऑक्सीजन कहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू सेल्स से रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कार्बन को ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वहाँ पे उन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना और बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये टॉक्सिक गैसेस है ना। यहाँ पे 97% जो गैस होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं 97%, और रेस्ट 7% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा इन डिसॉल्व कंडीशन। डिसॉल्व कंडीशन में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे 97% ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे थ्रू आरबीसी। देन एक पूरा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं, देन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो रेस्ट यहाँ पे जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रांसपोर्ट थ्रू आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ना। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू through 70% carbon dioxide transport in the form of bicarbonate in the form of bicarbonate थ्रू आरबीसी। ये भी आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये एज सच कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ना। इसके बाद जो रेस्ट 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे रेस्ट पार्ट। अब एक एक के ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो
आरबीसी के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है 97%, पहले 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, या आयरन कंटेनिंग इमिडाजोल रिंग से बने होते हैं। 4 इमिडाजोल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे 4 और एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 1 आयरन एटम। तो यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का होगा थ्रू हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑल्सो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन्स के बने होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीम मॉलिक्यूल आयरन यहाँ पे बीच में इनके प्रेजेंट होते हैं, आयरन एटम। तो ये क्या करेंगे, यही एक्चुअली में आयरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो किससे बाइंड किए रहेंगे, आयरन से। और यहाँ पे जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसकी कैपेसिटी होती है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये बाइंड कर सके। तो 1 hemoglobin can 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जब बाइंड करेंगे तो जो फॉर्म रहेगा उसे बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जो आयरन, ये जितने भी आरबीसी प्रेजेंट होते हैं ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं ऑक्सीजन कैरिंग के लिए। तो आरबीसी में क्यों ऐसा, उसमें वहाँ पे अगर जनरली देखा जाए जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि वो सबसे पहले वो स्क्विज करने में और डिफरेंट माइन्यूट पाथ में ट्रांसपोर्ट होने में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, कहीं वो कहीं पर मतलब ट्रांसपोर्ट होने में वो अटके नहीं। इस वजह एक मतलब फ्लुएंसी के साथ वो ट्रांसपोर्ट उनका इजीली हो सके, इस वजह से उन आरबीसी का स्ट्रक्चर बाई कॉन्केव होता है। साथ में मॉडिफिकेशन वहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेंगे, अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जितने ज़्यादा रहेंगे वो उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अगर 100 ml of blood can transport 5 ml of oxygen। तो ये 5 ml और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकें, इसके लिए जो आरबीसी है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। और जनरली उन्हें कैसा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। इनका बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये इजीली स्क्वीज कर सके किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इजीली मतलब माइन्यूट पोर से भी ये आसानी से निकल जाए, इस वजह से इनका बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये जो और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे
जो यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, नॉर्मल सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। ये मेजर ऑर्गन इसमें कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाएंगे वैसे ही ये सभी हटा दिए जाएंगे। सिर्फ क्यों ये हटा दिए जाते हैं, डीजनरेट कर दिए जाते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये कैरी कर सकते हैं या लिए रख सकते हैं अपने अंदर। तो स्पेस को बढ़ाने के लिए और सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे वो जगह अपने लिए उनके लिए जगह चाहिए होगा सेल ऑर्गेनेल के लिए, तो वो एक जगह एक इतना जगह ले लेंगे। देन यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आ सके, तो इसको अपने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और अपने वर्क को और बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाते हैं। न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल सभी डीजनरेट कर जाएंगे आरबीसीज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी कर सकें। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर ब्लड एज ए आरबीसी कितने आरबीसी, क्योंकि 97% जो पार्ट है ऑक्सीजन का वो आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद जो रेस्ट है 3% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू द सेल। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कार्बोनेट नहीं 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्लड में, अब ब्लड में यहाँ पे आरबीसीज हैं, आरबीसीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे सेल तो ये डिटैच कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ये सभी बाइंड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड है, तो ये सेल में डिटैच, सेल में जब ट्रांसफर होंगे तो ये डिटैच कैसे होंगे। सेम यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट और अदर केमिकल ग्रेडियंट वर्क करेंगे। जैसे कि अगर या एल्वोलाई, विद इन एल्वोलाई में कैसे ये बाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर एल्वोलाई में देखा जाए, एल्वोलाई में अगर आरबीसीज प्रेजेंट, एल्वोलाई से कैसे बाइंड करेंगे, आरबीसीज कैसे बाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे अगर प्रेशर ग्रेडियंट देखा जाए और जो एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये एनवायरनमेंट इसके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होता है, तो जिसकी वजह से ये इजीली बाइंड कर पाते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन क्या है, जैसे प्रोटॉन लेस इन अमाउंट होंगे एल्वोलाई के अंदर। इसके बाद प्रेशर भी कम होता है, ऑक्सीजन प्रेशर भी कम होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर भी कम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर भी कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन बोला जाए तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत कम होता है, लो होता है। और यहाँ पे प्रोटॉन का भी प्रेशर कम होता है। देन इसके बाद टेम्परेचर भी मतलब स्लाइटली कम रहेंगे इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहेंगे। तो क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये पूरी फेवरेबल हो जाती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए। देन इस फेवरेबल कंडीशन में ये इजीली बाइंड कर पाते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ना। अब सेल के अंदर क्या होता है, जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेल तक जाते हैं तब क्या होता है यहाँ पे, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में रहेगा
एक्सेस में रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन लो, देन टेम्परेचर अगेन हाई टेम्परेचर, इसके साथ प्रोटॉन भी हाई नंबर रहते हैं। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, पूरी अनफेवरेबल हो गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अटैचमेंट के लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। तो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में आरबीसी क्या करेंगे, आरबीसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो सेल में होगा, और जो इनके लिए अनफेवरेबल ऑक्सीजन और आरबीसी या हीमोग्लोबिन के लिए अनफेवरेबल होंगे, फाइनली ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाएंगे हीमोग्लोबिन से, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में रहते हैं। तो ये सभी जितनी फेवरेबल जो कंडीशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फेवरेबल हो जाती है, जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाइंड कर जाते हैं और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग में हेल्पफुल होंगे फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में जो आरबीसी है ऑक्सीजन है, और आरबीसी ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाएंगे, और यहाँ पे बाइंडिंग में के लिए फेवरेबल होंगे, यहाँ डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल होंगे, जिसके थ्रू सेल में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखें और पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे अगेन क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्यों बोला जाता है, पार्शियल जब मिक्सचर में कई सारी गैसेस प्रेजेंट हो, और प्रेशर जो किसी एक गैस का अगर प्रेशर लेना हो तो हमेशा पार्शियल प्रेशर ही बोला जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है अदर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो क्रिएट किया जा रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा, क्योंकि पार्शियली ये प्रेशर इंड्यूस हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर ग्राफ देखा जाए सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन किस अमाउंट में सैचुरेट हो जा रहे हैं और किस प्रेशर पे सैचुरेट हो रहे हैं, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो सिग्मॉइड ग्राफ यहाँ पे मिलता है। सिग्मॉइड ग्राफ क्या है, एक्चुअली सैचुरेशन को बताता है। यहाँ पे ग्राफ सिग्मॉइड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो अब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे 20, सिमिलरली यहाँ पे भी 20, हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वैसे वैसे हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होते जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, हमें सिग्मॉइड कर्व कैसे मिलता है, क्योंकि अगर जितने बार हम जितना भी प्रेशर बढ़ा लें, हीमोग्लोबिन क्या होगा कि एक टाइम बाद जितने अगर सैचुरेटेड हो गए हैं सभी हीमोग्लोबिन, अब इसके बाद जितना भी प्रेशर बढ़ा लें और सैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि जितने थे वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गए हैं, जितने हीमोग्लोबिन थे ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गए हैं। तो ज़्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वो और कम ही जितने भी हीमोग्लोबिन होंगे वो कम टाइम में ही सैचुरेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कंडीशन देखी जाए, कंडीशन हमें राइट कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा, अगर मतलब कि यहाँ पे अगर राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं
या सॉरी लेफ्ट और राइट। अगर कंडीशन अगर फेवरेबल होगा दैट मीन्स कब कब फेवरेबल हो सकते हैं एल्वोलाई के अंदर, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होगा या पार्शियल, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहाँ सेचुरेट होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एल्वोलाई एल्वोलाई वेसल्स में या कैपिलरीज में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फेवरेबल कंडीशन के लिए, अगर तब लेफ्ट साइड में अगर फेवरेबल कंडीशन होंगे तो ग्राफ कहाँ मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड में। अनफेवरेबल कंडीशन होंगे तो ग्राफ मूव कर जाएगा राइट साइड में। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या होनी, फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाई होगा, तब ये लेफ्ट साइड में ग्राफ मूव कर जाएगा। देन टेम्परेचर लो होगा, तब लेफ्ट साइड में ग्राफ मूव कर जाएगा। अब प्रोटॉन कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन अगर ये मिनिमम होगा तब लेफ्ट साइड में ग्राफ मूव करेगा। देन इसके बाद जो कंसंट्रेशन अब हीमोग्लोबिन है ये अगर ज़्यादा है तो ये भी तभी लेफ्ट साइड में ग्राफ मूव कर जाएगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, इसके साथ अगेन यहाँ पे प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होना चाहिए, तभी ये पूरी प्रोसेस फेवरेबल होगा और ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। अब राइट साइड में कब मूव करते हैं, राइट साइड में ये मतलब कि कम डिसोसिएशन या कम डिसोसिएशन या एसोसिएशन को, कम एसोसिएशन को बताएगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ जितना ज़्यादा राइट की तरफ झुकता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये पुअर सैचुरेशन और ख़राब सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन के ख़राब सैचुरेशन को दिखाएगा। जैसे कि इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होगी, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम कर दिया जाए तब भी ग्राफ राइट साइड में मूव कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तब भी ग्राफ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तब भी ग्राफ हमारा राइट साइड में मूव कर जाएगा। देन प्रोटॉन, अगेन प्रोटॉन अनफेवरेबल कंडीशन, राइट साइड में मूव कर जाएंगे ग्राफ। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा क्या पूरी अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। इस केस में जो ग्राफ है हमें वो राइट साइड में शिफ्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम सैचुरेट हो पा रहा है और उसकी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से नहीं बाइंड कर पाएंगे और फाइनली जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रीजन होने पर क्या होता है कि हमें रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है सेचुरेशन के लिए। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे बढ़ जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए एटमॉस्फेयर का, तब प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही हमें ग्राफ देखने को मिलता है। देन इसके बाद ये तो कर्व था ऑक्सीजन, हाँ नाउ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसी तरीके से होता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, रेस्ट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में, और टिश्यू तक जाएंगे, सेल तक जाएंगे। देन इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ये जो कर्व हमें मिलता है वो सिग्मॉइड कर्व मिलता है। पार्शियल प्रेशर हम अगर ऑक्सीजन का इंक्रीज कर देते हैं तो हमें उतना ही ज़्यादा जल्दी सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का हो जाता है और वो उतना ही जल्दी हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो कर्व हमें मिलेगा वो सिग्मॉइड कर्व
सिग्मॉइड कर्व मिलता है यहाँ पे। और ये कर्व अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये राइट की तरफ उतना ही ज़्यादा झुकते जाएगा, और लेफ्ट की तरफ अगर कर्व मूव कर रहा है दैट मीन्स कि बहुत जो फेवरेबल जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी सब सेचुरेटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेक्स्ट क्लास।